तो बच्चे आज का टॉपिक हम लोग का है कैपिटल बजटिंग। चैप्टर का नाम लिख लीजिए। यस सर। कैपिटल बजटिंग is the capital budgeting is the process of capital budgeting is the process of evaluating and selecting and selecting long-term investment that are consistent with the goal of shareholder ब्रैकेट में लिखिएगा ओनर्स wealth maximization। wealth maximization देखो बच्चे, इसमें कुछ कुछ पॉइंट आया है। हामिद, सबसे पहले तो पॉइंट सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही क्या? ब्रेक हो गई। हेलो सर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई सर, आवाज ही आने आ रही। हाँ, अब आ रहा है। यस सर। हाँ, तो इसमें समझना क्या है बच्चे कि कोई भी कंपनी का जो ओनर होता है वो क्या होता है? शेयर होल्डर होता है। यस सर। ठीक है, आप एक मतलब ओनर हो किसी भी कंपनी का, एज ए शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर में भी कौन सा शेयर होल्डर? कंपनी का ओनर कौन शेयर होल्डर होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर की प्रेफरेंस शेयर होल्डर? इक्विटी। हाँ, तो इक्विटी शेयर होल्डर को यह डिसीजन लेना होता है कि मेरे पास जो भी मनी है, जो भी हमने मनी को अरेंजमेंट किए, उस पैसे को किस इन्वेस्टमेंट में लगाएं, किसमें इन्वेस्ट करें ताकि मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, वेल्थ मैक्सिमाइज हो। मतलब क्या? देखो, दो ही मैक्सिमाइजेशन होता है बच्चे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर आप प्रॉफिट को बढ़ा लिए तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा डिविडेंड शेयर होल्डर को। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने वेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप लॉन्ग टर्म तक, जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर लो तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक जाएगा, लेकिन अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा तो आपका बिजनेस क्या होगा? लॉन्ग टर्म तक चलेगा। लॉन्ग टर्म चलेगा। तो शेयर होल्डर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो शेयर होल्डर का यानी ओनर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या मेन पर्पस होता है, क्या गोल होता है उसका? कि वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए, वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है। अब सवाल ये उठा, कैपिटल बजटिंग का मतलब यहां पर यह भी कहता है कि जो भी आपके पास अमाउंट है, जो भी आपके पास पैसा है, चाहे वो जिस सेक्टर से आप अरेंजमेंट किए हो, उस मनी का यूटिलाइज्ड आप किस पर करोगे ताकि आपका वेल्थ क्या हो जाए? मैक्सिमाइज हो जाए। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? जानते हो आप लोग?
कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं बच्चे, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्च दो ही प्रकार का होता है। एक वो खर्च होता है जिसको करने से एट अ टाइम और इमीडिएटली प्रॉफिट हो। अगर मुझे भूख लगा हुआ है, हम जाकर के मार्केट से क्या करेंगे, ब्रेड परचेज कर लेंगे, खा लेंगे, भूख मिट गया। फिर अगर मुझे भूख लगेगा, फिर मुझे ब्रेड खाना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर मुझे पैसा क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस अमाउंट को स्पेंड करने से इमीडिएटली और एट अ टाइम प्रॉफिट आपको जनरेट हो, उस अमाउंट को, उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जिस अमाउंट को स्पेंड करने से, खर्च करने से आपका प्रॉफिट आपको वर्षों वर्ष तक मिले, यानी जब तक वो जिंदा रहेगा एसेट्स, तब तक आपको प्रॉफिट देता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो आप किसी मकान पर किराए पर रह रहे हो, तो बच्चे आपको हर एक मंथ, ईच एंड एवरी मंथ आपको रेंट पे करना पड़ेगा। यस या नो? यस सर। आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर। लेकिन अगर मान लो कि मुझे, हम क्या किए, उस मकान को ही परचेज कर लिए, वो था एक्सपेंडिचर। हम रेंट पेड कर रहे हैं, उसमें भी पैसा जा रहा है, और मकान परचेज किए, पैसा उसमें भी गया। ध्यान से समझिएगा। सवाल यहाँ यह है कि अगर मकान का रेंट हम पेमेंट करते हैं, रेंट पर रह रहे हैं, तो ईच एंड एवरी मंथ मुझे क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। यस सर। तो ये रेकरिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? रेकरिंग, बार बार होने वाला। तो उस एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो एक्सपेंडिचर एक बार किए, और प्रॉफिट क्या होगा, मुझे वर्षों वर्ष तक मिलेगा। मकान खरीद लिए, तो मकान का लाइफ जितना रहेगा उतना दिन तक आप उस मकान में रह सकते हो। आपको बार बार पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको रेंट देने की जरूरत नहीं होगी। तो इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप किसी भी एसेट्स को परचेज करते हो, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हो, चाहे वो लैंड परचेज कर लिए, चाहे वो बिल्डिंग परचेज कर लिए, चाहे वो मशीन परचेज कर लिए, चाहे आप फर्नीचर परचेज कर लिए, ये सारा का सारा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा लाइन लिख लीजिए, नोट में लिखिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन capital expenditure is an outlay of funds, जो फंड को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, outlay of funds that is expected to produce benefits to produce benefit over a period of time, exceeding 1 year, एक साल से ज्यादा का हो। यही चीज अभी हम आपको समझाए हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा में प्राप्त हो। अगर सिर्फ आज हम खर्च किए और इसी अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट मिला, अगले अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट नहीं मिलेगा बच्चे, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आज हम एक्सपेंडिचर किए, खर्च किए, और इसका बेनिफिट मुझे ईयर आफ्टर ईयर आपको क्या हो, प्राप्त होता रहे, तो उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, ईयर बाय ईयर जो प्राप्त हो। समझ में आ गया ये दोनों टॉपिक? यस सर। अब चूंकि डिसीजन है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन आर ऑफ कंसिडरेबल
लिखूं सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ नोट कर लीजिए, ये अच्छा रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस are of capital expenditure decisions are of considerable significance as the future process success and growth of the firm. Capital expenditure decisions are of considerable significance as the future success and growth of the firm depends heavily on them. Heavily मतलब HEAVILY. Growth of firm and Growth of firm depends. Depend. वो निर्भर करता है कि कितना पैसा आप लगा रहे हो. Depends heavily on them. But they are beset with a number of difficulties. Okay. देखिए, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहां पर कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं बच्चे। फाइंड आउट करना, उसका कॉस्ट को फाइंड आउट करना। तो द टर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कंसीडर हैविंग मेनी डिफरेंट मीनिंग। इसका जो मीनिंग बता रहा है बच्चे, ये तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। तो फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फर्म पॉइंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉइंट। तो इसको समझिए। तो फ्रॉम इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या सोचता है बच्चे बताओ, कि मुझे पैसा कम इन्वेस्ट करना पड़े और उसका रिजल्ट मुझे क्या ज्यादा, बेनिफिट मुझे क्या। इन्वेस्टर में डिफाइन द मेजरमेंट ऑफ द sacrifice made by him in capital formation। जैसे मिस्टर ए है कि इन्वेस्टर जो है सो इन्वेस्ट किया कितना इन अ कंपनीज इक्विटी शेयर। चूंकि ओनर उसको बनना था, और कंपनी का ओनर कौन होता है बच्चे, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर में वो कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख, 1 लाख। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ बैंक, रेट कितना परसेंट था, 7% इंटरेस्ट। Here the had sacrificed 7% interest for not having
इन्वेस्टेड इन द क्या बैंक। मतलब अगर वो बैंक में पैसा जमा करता या कहीं अदर सेक्टर को अगर कहीं लगाता वो पैसा, तो उसको कितना परसेंट मिलता ब्याज के रूप में? 7%। 7% मिलता। लेकिन Yes, अगर sir. ये किसी कंपनी का ओनर मिल रहा है, हम आपको बताए थे बच्चे, कभी याद होगा, डेप्ट और इक्विटी Yes, दोनों का sir. हम डिफरेंस आपको समझाए होंगे कि डेप्ट में पैसा लगाओगे बच्चे आप, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। Yes, लेकिन sir. अगर आप इक्विटी में पैसा लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। Yes, sir. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है बच्चे वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है ना? Yes, sir. तो इसीलिए आप जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर क्या चाहता है? वो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलता है, जिसको कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। किस लिए सेक्रीफाइस कर रहा है वो? क्योंकि वो ओनर बन रहा है किसी कंपनी का। समझ में आया ये पॉइंट? हेलो, Yes, sir. ये हम ग्रुप में भेज रहे हैं। पल्लवी, हेलो पल्लवी। यस सर। हाँ, वो देखिएगा ग्रुप में। सेकंड पॉइंट पढ़िए हमीद। हमीद सेकंड पॉइंट पढ़िए। Firm point. हाँ, It is the minimum required rate of return needed to justify the use of capital. For example, a firm raised rupees 50 lakh through the issues of 10% debentures. For justifying this issue, a minimum rate of return it has to earn is 10%. ये आया समझ में? देखो इसमें क्या कहता है। फर्म्स पॉइंट। फर्म क्या सोचता है कि इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नीडेड टू जस्टिफाई द यूज ऑफ क्या कैपिटल। मतलब जब हम पैसा किसी कंपनी में कोई फर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो फर्म क्या सोचता है कि हम ये पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो मुझे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न समझते हैं? भाई आप पैसा कहीं लगाओगे तो आप चाहोगे ना कि मुझे इससे क्या रिटर्न मिलेगा। Yes, sir. आप एक एज्यूम करोगे ना कि 10% की 5% की 2%। हेलो, यस सर। आप अगर आपके पास में 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि जो मेरे पास पैसा है उससे ज्यादा नहीं सोचोगे आप, कि कुछ सोचोगे मेरा 1 लाख है तो मेरा 95,000 रह जाए। कोई बिजनेस सोचता है ये नहीं चीज? सर, नहीं। उस बिजनेस का तो एक अपना एज्यूम ना होता, वो एक एज्यूम ना करता है कि भैया हर हाल में हमको 10,000 कमाना ही है। अगर 1 लाख रुपया हम लगाए हैं तो 10,000 रुपया कमाना है, यानी 1,10,000 रुपया मेरा होना चाहिए। Yes, sir. उससे कम किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये हुआ कि अगर 1 लाख रुपया आप लगा रहे हो तो आपको कितना होना चाहिए? 1,10,000 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, ये देखिए Yes, sir. कि a firm raised rupees 50 lakh through the issue of 10% debentures। वो क्या करता है? अपने पैसे को बढ़ाता है। क्या करके बढ़ाता है? तो डिवेंचर को इशू करके, यानी डेप्ट। कितना परसेंट वाला? 10%। कि हर हाल में उसको क्या होगा? 10% इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा डिवेंचर का? 10%. 10%। फॉर जस्ट
justifying this issue, a minimum rate of return is has to earn is 10%. मतलब वो कितना अर्न करेगा, कम से कम उसको कितना आना चाहिए? अगर 50 लाख लगा रहा है 10% आना चाहिए, तो बच्चे इसका मतलब कितना हुआ? 5 लाख ना आना चाहिए? यस सर। तो ये 5 लाख उसके लिए क्या हो जाएगा? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और जितना इससे ज्यादा हो जाए, मैंने कम से कम नहीं कहते हो कि हम अपने आप को सरवाइव कर लेंगे अगर मुझे 10,000 रुपया क्या मिल जाए, 10,000 का जॉब मिल जाए, 10,000 रुपया आ जाएगा तो हम इतना में अपने आप को क्या कर लेंगे? अपने फैमिली को चला लेंगे। लेकिन 10,000 से ज्यादा होगा तो और बढ़िया से चलाएंगे, और ज्यादा होगा तो और बढ़िया से चलाएंगे। लेकिन कम से कम एटलीस्ट 10,000 रुपया ईच एंड एवरी मंथ मुझे अर्न होना चाहिए। ठीक है हामिद, आया समझ में? यस सर। हामिद? यस सर। हामिद ये समझ में आया पॉइंट? यस सर। आवाज नहीं आ रहा है मेरा क्या? आपकी आवाज तो आ रहा है। अब बताओ बच्चे। आ रहा सर आवाज आपकी। आप लोग का आवाज बहुत कम आ रहा है। मेरा आवाज कम आ रहा है। ठीक तो है। अब देखो तो आपकी आवाज आ रही है सर। यस सर। हामिद तीसरा पॉइंट, Yes, sir. तीसरा पॉइंट पढ़िए हामिद। Capital expenditure point. The cost of capital is the minimum required rate of return. The hurdle or target rate or the cut-off rate or any discounting rate used to value cash flow. हाँ, तो अभी इस पॉइंट में बच्चे सबसे पहले आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो समझाए थे वो समझ में आया था? तो इसमें क्या सोचता है कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न या टारगेट रेट और कट ऑफ रेट और एनी डिस्काउंटिंग रेट टू वैल्यूड क्या कैश फ्लोज। मतलब क्या ये कह रहा है कि जो मेरा टारगेट रेट था, जो हम उसको माने थे, एज्यूम किए थे, उतना होना चाहिए। उससे कम होगा तो इसका मतलब क्या? लॉस में हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए। इज प्लानिंग, एक पर्सन है जो प्लानिंग करता है टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट में 20 लाख रुपया लगाने का वो ये इन्वेस्ट करता है 20 लाख। तो इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 20 लाख होगा। एंड प्रोवाइड कैश फ्लो फॉर अ पीरियड ऑफ क्या? 5 ईयर। ये 5 साल तक चलेगा। सो द कन्वर्जन ऑफ फ्यूचर 5 ईयर कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू। अभी आपको थोड़ा देर पहले प्रीवियस क्लास में बताए थे बच्चे, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग रेट काट करके बताए थे, याद है? यस सर बताइए। तो उसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, पहले तो पैसा लगाएगा, उसके बाद लगाने के बाद अगर मान लो क्या समझाए थे उसमें, प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या कि जो पैसा हमको फ्यूचर में देना है उसका आज कितना वैल्यू होगा, या जो आज लगा रहे हैं उसका वैल्यू फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। तो बच्चे यहीं तक हम लोग रखते हैं आज के क्लास में। यस ठीक है, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू।